नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के घर पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शूटर्स को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। गुजरात के भुज से दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं। TV9 की खबर पर मुहर लगी है। हमने बताई थी लोकेशन। TV9 ने बताया था वसई हाईवे की तरफ दोनों आरोपी भागे हैं। तो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जिस तरह से रविवार को फायरिंग की गई और जो दहशत का माहौल वहां पर बना, इसके बाद से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में थी और आखिरकार दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। जिस लोकेशन से पकड़ा है, दरअसल आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगी है। गुजरात से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हमने आपको बताया था कि किस तरफ ये दोनों आरोपी भागे हैं, क्या लोकेशन इनकी हो सकती है। TV9 ने आपको बताया था वसई हाईवे की तरफ दोनों आरोपी भागे थे। दोनों की तस्वीरें आप जरा देखिए जो CCTV कैमरे में कैद हुई और उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की पकड़ में दोनों आरोपी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। और ये देखिए, जिस वक्त इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जिस तरह दोनों आरोपी पहुंचे और इसके बाद फायरिंग की गई थी। ये 14 अप्रैल 2024 यानी कि रविवार का ये वीडियो आप देख पा रहे हो। और इसके बाद आप देखिए जो CCTV फुटेज दोनों आरोपियों का निकलकर सामने आया था और हमने आपको बताया था, TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि किस तरह से ये दोनों आरोपी, दोनों शूटर्स मुंबई में इस वारदात को अंजाम देने के बाद वसई हाईवे की तरफ भागे हो और आखिरकार इन दोनों को भुज से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, कैसे इन दोनों की गिरफ्तारी संभव हो पाई? देखिए, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक लगातार पुलिस CCTV फुटेज के जरिए इनको लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और उसी, चूंकि TV9 भारतवर्ष ने भी पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि वसई हाईवे यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे का रूट उन्होंने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पूछा था और उसी दिशा में पुलिस भी आगे बढ़ रही थी। और आखिरकार TV9 भारतवर्ष ने जो बात बताई थी वो आखिरकार सच। गुजरात राजस्थान की दिशा में ही यह शूटर जो है घटना अंजाम देने के बाद गए थे और भुज यानी कि कच्छ पश्चिम इलाके से गिरफ्तारी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर परिसर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मंदिर क्यों गए थे और किस वजह से गए थे उसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जो जानकारी है, लगभग 10 बजे के आसपास में ये दोनों जो शूटर थे जिन्होंने सलमान के घर पर फायरिंग की थी, उनको लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की। जी, चलिए, शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो दोनों शूटर जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, गुजरात के भुज से यह गिरफ्तारी हुई है। तो यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब दोनों शूटर्स पहुंचे। रविवार की सुबह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद ये दोनों वसई हाईवे की तरफ भागे थे। गुजरात की तरफ ये दोनों भागे थे। आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने इनकी लोकेशन को ट्रैक किया और अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। कैसे पकड़े गए दोनों शूटर्स, यह आपको बता दें। मुंबई क्राइम ब्रांच ने डेटा खंगाला है, CCTV को खंगाला। गुजरात के भुज में होने की लीड मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली। स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की गई, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। एक मंदिर के परिसर से ये दोनों पकड़े गए हैं। शूटर्स जिनका नाम है सागर पाल और निखिल गुप्ता, इन दोनों को आखिरकार 16 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों से पूछताछ करे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ का बड़ा बयान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका से इंकार नहीं, यह कहा गया है मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ की तरफ से। मुंबई लाने के बाद हर एंगल से तफ्तीश होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनेक्शन पर भी इन दोनों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जैसे ही यह वारदात सामने आई थी, सलमान खान के अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई थी, उसके बाद से इस बात का दावा किया जा रहा था कि ये दोनों आरोपी, ये दोनों शूटर जिन्होंने फायरिंग की है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं। और इस पर मुंबई क्राइम ब्रांच की चीफ का बयान भी आ गया है कि हर एक एंगल पर बात होगी, हर एक एंगल पर इनसे पूछताछ होगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका से इंकार नहीं किया गया। बड़ी खबर, लाल सागर में फिर से शुरू हो गए हूती के हमले। US नेवी टास्क फोर्स पर हूती के हमले हुए हैं।
यूएस नेवी ने हूती के 4 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान इजराइल का युद्ध अटल हो चुका है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को हमलों की बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वॉर कैबिनेट ने पलटवार के फैसले पर मुहर लगा दी है। इजरायली एरोस्पेस फोर्सेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायुसेना की कई स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार हैं। वॉशिंगटन तक यह आशंका जताई जा चुकी है कि इजराइल कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। यह तो तय है कि ईरान इजराइल पर जिस तरह से हमला किया गया, इसके बाद अब इजराइल बदला लेकर रहेगा। लेकिन हमला कैसे होगा, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है इजराइल की तरफ से। इजरायली कैबिनेट ने 7 सुपर लीडर्स की टीम को तैयार किया है और 4 चरणों में, 4 फेजेस में इजराइल पर हमले किए जा सकते हैं। देखिए कैसा हो सकता है इजराइल का प्रतिशोध और आईडीएफ सहित मोसाद के टारगेट पर क्या है। इजरायली फोर्सेस की तैयारी हो चुकी है। फाइटर जेट पर मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। चौदह अप्रैल की रात जैसी चीख पुकार इजराइल में मची, जैसे सायरन इजराइल में गूंजे, जैसे शोले इजराइल के आसमान पर नजर आए, ठीक ऐसा ही मंजर ईरान में नजर आ सकता है। वो भी बहुत जल्द, शायद 24 घंटे या फिर 48 घंटे के भीतर। इजराइल ईरान पर बड़े पलटवार शुरू कर सकता है। इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक में यह तय हो चुका है कि ईरान पर हमले किए जाएंगे। इसी फैसले के साथ इजरायली मिसाइल फोर्सेस ने अटैक और डिफेंस की तैयारी कर ली है। मॉक टारगेट पर हमले का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ इजराइल की एयरफोर्स ने F-35 और F-15 पर मिसाइलें लोड करने के बाद हमलों का अभ्यास शुरू कर दिया है। तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ईरान पर हमलों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इजराइल ने स्पष्ट कह दिया है कि युद्ध ईरान ने शुरू किया और खत्म इजराइल करेगा। ईरान के हमलों के साथ ही यह साफ हो गया था कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है। इजराइल एक तरह से नहीं, कई तरह से ईरान पर हमले करेगा। इजराइल इससे भी बड़े हमलों की तैयारी में जुट गया है और इन हमलों की कोऑर्डिनेशन टीम भी तैयार हो चुकी है। इसमें पहला नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। दूसरा नाम है इजरायली वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स। तीसरा नाम है इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट। चौथा नाम है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हार्जी हालेवी। पांचवा नाम है इजरायली एयरफोर्स के प्रमुख एलूफ टॉमर बार। छठा नाम है एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस के चीफ ब्रिगेडियर जनरल गिलाड बिरान। सातवां नाम है इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया। नेतन्याहू सहित ये 7 लोगों की टीम ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। ईरान पर हमले तय हैं। सवाल यह है कि हमले कब होंगे और कैसे किए जाएंगे। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल ईरान पर 4 तरह से हमले कर सकता है। अब इजराइल का अटैक प्लान क्या है, यह आप देखिए। पहला प्लान हो सकता है संपूर्ण ईरान पर हमला। इसके तहत ईरान के सैन्य ठिकाने, ईरान के एयरबेस, नेवल बेस, सरकारी इमारतें और बड़े शहरों पर हमला इजराइल की तरफ से हो सकता है। अब इसकी कितनी संभावना है, तो ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि केवल 25%, क्योंकि इस हमले से पूरे अरब में
युद्ध भड़कने की आशंका है और साथ ही इजराइल के इस हमले से यूएस के नाराज होने का खतरा भी है। दूसरा तरीका हो सकता है परमाणु युद्ध, यानी ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस और परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन ऐसे हमलों की संभावना 20% ही जताई गई है, क्योंकि इन सभी ठिकानों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। डर यह भी है कि ऐसे हमलों के बाद ईरान परमाणु पलटवार भी कर सकता है और इसके अलावा ईरान मिसाइल हमले भी कर सकता है। ये नियंत्रित हमले होंगे, इनके टारगेट पर महत्वपूर्ण इमारतें हो सकती हैं, इससे जानमाल का कम नुकसान होगा। ऐसे हमलों के बारे में 80% तक संभावना जताई गई, क्योंकि इस तरह इजराइल बिल्कुल ईरान जैसे पलटवार करेगा। ऐसे हमलों में ज्यादा बड़ा नरसंहार नहीं होगा, इस तरह बड़ा युद्ध भड़कने से रोका जा सकता है। इसके अलावा इजराइल प्रॉक्सी संगठन और ईरान के विदेशी ठिकाने टारगेट कर सकता है, जैसे हिजबुल्लाह, हूती और ईरानी दूतावासों पर और हमले किए जा सकते हैं। इसके बारे में 90% तक संभावना जताई गई, क्योंकि ईरान समर्थित संगठनों पर हमले करना सबसे सुरक्षित होगा इजराइल के लिए। इससे इजराइल ईरान की जमीन पर सीधा युद्ध भड़कने से बच जाएगा। इन 4 तरीकों से हमले करने की जिम्मेदारी इजरायली मिसाइल फोर्सेस और वायुसेना की है। लेकिन नेतन्याहू की टीम में मोसाद प्रमुख को एक सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया है। इजराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा खुफिया टारगेटेड किलिंग ऑपरेशन भी चला सकता है, जिसके टारगेट पर होंगे ईरान के बड़े कमांडर और बड़े चेहरे। इजराइल ईरानी फोर्सेस के बाघेरी जैसे बड़े चेहरों को टारगेट कर सकता है। इजराइल के संभावित टारगेट ये चेहरे हो सकते हैं। पहला संभावित चेहरा हो सकते हैं हुसैन सलामी। ये IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हैं। इनके पास ही इजराइल से प्रतिशोध ऑपरेशन की कमान थी। दूसरा टारगेट हो सकते हैं इस्माइल कानी। ये ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। इजराइल पर हमले के ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्होंने ही संभाली थी। तीसरा टारगेट हो सकते हैं मोहम्मद काजेमी। ये ईरान की खुफिया एजेंसी बाजा के प्रमुख हैं। इजराइल के नवातिम, रेमोन और गोलन में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले के टारगेट काजेमी ने ही तय किए थे। अगला टारगेट बन सकते हैं मोहम्मद बाघेरी। ये ईरान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इजराइल के पलटवार को नाकाम करने की जिम्मेदारी इनके पास है। अगला टारगेट बन सकते हैं आमिर अली हाजी जादा। ये ईरान की एयर स्पेस फोर्सेस के कमांडर हैं। हमले के दौरान मिसाइल ड्रोन यूनिट से जुड़ी तकनीक की जिम्मेदारी यही संभालते हैं। इजराइल ईरान पर मिसाइल और एयरफोर्स के हमलों के साथ साथ ईरान की सेना को नेतृत्व विहीन बनाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यह ऑपरेशन इजराइल के लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि मिसाइल हमलों में अड़चन यह है कि ईरान पर मिसाइल हमले हुए तो ये कई देशों के एयर स्पेस से होकर गुजरेंगे। और जॉर्डन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके एयर स्पेस से ईरान या इजराइल की मिसाइलें जाती हैं तो इंटरसेप्ट कर देगा। ये वो अनुमान है जो अभी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल कितना बड़ा हमला करेगा और कब करेगा, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। सच ये है कि इजराइल का पलटवार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इन सब के बीच ईरान की तरफ से दावा है उसके हमले में इजराइल में जबरदस्त तबाही हुई है, जबकि इजराइल 99% हमलों को नाकाम बता रहा है। अब सवाल ये उठता है, किसका दावा सही है? हालांकि कई न्यूज रिपोर्ट्स में इजराइल में भारी नुकसान की बात कही गई है, तो क्या सवाल उठता है कि इजराइल नुकसान को छुपा रहा है? कहीं उसे इस बात का तो डर नहीं कि दुनिया जान जाएगी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल साबित हो गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो इजराइल बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि ईरान मौके का फायदा उठाकर फिर से बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है। इसी तरह रात के अंधेरे में ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन दागे। और जब वो इजराइल के आसमान में पहुंचे तो सायरन बजने लगे।
कोहराम मच गया। हमले की दो कहानी सामने आ रही है, एक वो जो ईरान बता रहा है और एक वो जो इजराइल कह रहा है। ईरान का दावा है कि भारी नुकसान हुआ, जबकि इजराइल बता रहा है कि 99% हमले नाकाम कर दिए गए। अब सवाल उठ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर हमले से भारी तबाही हुई तो तबाही वाली तस्वीरें कहां हैं? उससे जुड़े सबूत कहां हैं? अगर ईरान के हमले से नुकसान नहीं हुआ तो इजराइल उन जगहों की तस्वीरें जारी क्यों नहीं कर रहा जहां ईरान ने हमले का दावा किया है? अभी तक सिर्फ इजराइल की तरफ जाते ड्रोन और मिसाइल के ही वीडियो सामने आए हैं, लेकिन एबीसी न्यूज के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें ईरान के निशाने पर सैन्य ठिकाने थे। नेवातिम एयरबेस, रेमोन एयरबेस, मोसाद सीक्रेट ऑफिस, गोलान हाइट्स, डिमोना एटमी बेस, अराद रीजन। इसके अलावा कई और इलाकों में भी ड्रोन से तबाही का दावा ईरान ने किया है, लेकिन इजराइल ने इसे सिरे से खारिज किया है। यहां तक कि एक भी हमले से तबाही के सबूत नहीं दिखाए। इस बीच दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ईरान की तैयारी इससे भी ज्यादा बड़े हमले की थी। कई गुना ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक करके 7 अक्टूबर से बड़ा विध्वंसक हमला किया जाना था, लेकिन तय समय पर मिसाइलें लॉन्च नहीं हो पाई। जबकि ईरान ऑब्जर्वर ने इजराइल पर ईरानी हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया है इजराइल में 2000 किलोमीटर अंदर तक नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था। इसके अलावा सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी थी। ईरान के हमले का जो प्लान डिकोड हुआ है, उसमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक में सक्षम मिसाइलें दागी गई, जिसमें मर्व मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया गया था, जिनकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। अब जिन मिसाइलों से हमला किया गया उनके नाम सुन लीजिए। कदर 110 मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा इमाद से भी हमले किए गए। इमाद की रेंज 1800 किलोमीटर से ज्यादा है। खैबर शेकन, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इजराइल ने हमले वाली जगह नहीं दिखाई हो, लेकिन IRGC ने मिसाइल अटैक का 7 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग दिखाई है। यह वीडियो रात के अंधेरे का है। बताया जा रहा है कि वीडियो हमले के वक्त मिसाइलों की लॉन्चिंग का है। ईरान की तैयारी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमले की थी, इसलिए पिछले कुछ वक्त में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट किए थे। IRGC इजराइल को दहलाने के लिए फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रोक दिया गया। इसके पीछे लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। ईरान की दनदनाती मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचा दी। ईरान का दावा है कि उसने नेवातिम एयरबेस पर टारगेटेड हमला किया। हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की धरती से छोड़ी गई थी, जिसमें से कई बैलिस्टिक मिसाइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और 5 मिसाइलों ने नेवातिम एयरबेस के 5 रनवे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मिसाइल हमले में 2 रनवे पूरी तरह से तबाह हो गए। हैंगर में खड़े C-130 ट्रांसपोर्टर प्लेन को भी नुकसान पहुंचने की खबर है और इसके अलावा एयरबेस की स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ है और इसकी वजह से एयरबेस पर हर तरह की उड़ान को रोक दिया गया है। ईरानी
ईरानी ऑब्जर्वर ने नेवाती में एयरबेस पर हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें 2 रनवे पर हमले की सैटेलाइट इमेज है। इसके अलावा एक बड़े से गड्ढे की तस्वीर भी है। दावा किया गया है इसी जगह एक मिसाइल भी गिरी थी। एक वीडियो में रनवे को ठीक करते हुए इजरायली सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन ईरान इससे कहीं ज्यादा तबाही का दावा कर रहा है, क्योंकि जिन मिसाइलों से हमला हुआ वो 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक से लैस होकर आई थी। इतना ही नहीं, खुद इजराइल और ब्रिटेन ने इसे दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है, लेकिन उसकी तबाही के निशान कहीं नहीं दिख रहे। ईरान ने नेवाती में एयरबेस के अलावा रेमॉन एयरबेस पर भी हमला किया, जिसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और हमले में हथियार डिपो और रनवे को नुकसान का दावा किया है। साथ ही गोलान हाइट्स में मोसाद के उस दफ्तर को उड़ाने का दावा किया है जहां सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले की योजना बनाई गई थी। दरअसल ईरान की प्लानिंग थी कि वो इजरायल के उन एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दे जहां से सीरिया में उसके दूतावास पर हमले के लिए F-35 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी, लेकिन ईरान की दूसरी मिसाइल स्ट्राइक नहीं हो पाई। वैसे भी ईरान उससे पहले काफी बड़ा हमला कर चुका था। 110 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में $50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि 45 क्रूज मिसाइल हमले में $7 मिलियन, जो 58 करोड़ के आसपास है, और 185 शाहे ड्रोन अटैक में करीब 54 करोड़ खर्च हुए। कुल मिलाकर ईरान के $62 मिलियन यानी करीब 529 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि हमला रोकने में इजरायल के $1.12 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी दोनों के बीच की तनातनी लाखों डॉलर की बर्बादी और तबाही लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल ईरान युद्ध को लेकर बड़ी खबर। इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वॉर कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट इस वॉर कैबिनेट की बैठक में तैयार किया गया है। इजरायल पर अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट भी सामने आई है। आज रात ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF की तरफ से आज ईरान के खिलाफ बड़े हमलों का अंजाम दिया जा सकता है। तो इजरायल पर ईरान के हमले के साथ ही अरब में तनाव चरम पर है। आशंका इस बात की जताई जा रही कि किसी भी वक्त इजरायल अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम ले सकता है, ईरान पर प्रचंड प्रहार कर सकता है, क्योंकि इजरायल के साथ अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क खड़ा हुआ है, जबकि ईरान के समर्थन में चंद प्रॉक्सी संगठन ही हैं। मगर इन सब के बीच अरब के बैटलफील्ड में एक ऐसी महाशक्ति ने एंट्री मारी है जिससे इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के होश फाख्ता हो चुके हैं, और वो महाशक्ति है रूस। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रईसी पुतिन के गठबंधन के साथ ही इजरायल का दहन होना तय है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से धधक रहा इजरायल अभी शांत हो पाता। ईरानी हमले से नेतन्याहू अभी उबर ही पाते। ईरान से प्रतिशोध ले पाते। उससे पहले ही इस जंग में एक ऐसी महाशक्ति की एंट्री हुई है जिसकी दस्तक के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पहले से ज्यादा विकराल हो चुका है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अरब के वॉर जोन में महाविस्फोट हो सकता है। 14 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से प्रचंड स्ट्राइक की।
वो भी लगातार 5 घंटे तक। इस हमले के बाद इजराइल में बैठकों का दौर शुरू हो गया। दावा किया जाने लगा कि 24 घंटे के भीतर इजराइल इंतकाम लेगा। ईरान के कोने कोने को दहला देगा। मगर इजराइल हमला करता उससे पहले ही रूस अरब के बैटल ग्राउंड में उतर गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, भूमध्य सागर में रूस ने मार्शल शापुनिश्कोव फ्रिगेट भेजा। रूसी नौसेना का फ्रिगेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। वजह नंबर 2, रूसी डिफेंस ने कापुस्तिन यार टेस्ट साइट पर आईसीबीएम का टेस्ट किया। एटमी पावर से लैस आईसीबीएम ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। वजह नंबर 3, रूसी डिफेंस गुप्त तरीके से ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। जल्द ही KH-69 क्रूज मिसाइल ईरान को डिलीवर की जाएगी। मतलब ये कि जहां एक तरफ इजराइल को मिटा देने के लिए ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन आमादा हैं, मगर इसी दौरान रूस के बारूदी ट्रेलर और अरब में जंगबाजों की तैनाती ने इजराइल ही क्या अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि पुतिन ने इस कदम के साथ ही पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर इजराइल ईरान के बीच जंग हुई, अगर अरब में बारूदी ज्वालामुखी फटा, तो फिर पुतिन भी अपने विध्वंसक हथियारों के साथ जंग में उतर जाएंगे, वो भी खुलेआम ईरान के समर्थन में। हैरानी इस बात की है कि इजराइल पर ईरान के हमले के फौरन बाद ही रूसी डिफेंस ने अपनी फ्रिगेट को स्वेज कैनाल के रास्ते भूमध्य सागर में भेजा, जो कि इजराइल से सटा समुद्री इलाका है। तो वहीं रूसी डिफेंस ने दक्षिणी रूस के आस्त्रखन प्रांत में मौजूद कापुस्तिन यार टेस्ट साइट से आईसीबीएम लॉन्च की। जो रूस से करीब 1400 किलोमीटर दूर ईरान इराक के एयर स्पेस में दिखाई दी। मगर पुतिन का सबसे विध्वंसक दांव है ईरान को विध्वंसक हथियारों की तकनीक ट्रांसफर करना और इसके साथ साथ एक ऐसा विनाशक ब्रह्मास्त्र देना जिसने हाल ही में यूक्रेन के अवदीपका में प्रचंड तबाही मचाई थी। जानते हैं वो हथियार कोई और नहीं बल्कि KH-69 क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस का सबसोनिक कटार कहा जाता है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम की। ईरान ने बड़ी सटीक रणनीति के साथ इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया। ईरान जानता था कि इजराइल की सुरक्षा में लाल सागर में अमेरिकी नौसेना तैनात है और इसके साथ ही इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। इसके बावजूद ईरान की मिसाइलों का स्ट्राइक रेट करीब 8% रहा है, यानी 100 में से 8 मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ईरान की इस कामयाबी से नेटो सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ईरान ने कैसे अपनी मनमाफिक जगह पर सटीक हमलों को अंजाम दिया और इजराइल और नेटो फोर्सेस उन्हें रोक क्यों नहीं पाए, इस पर आप देखिए रिपोर्ट। चौदह अप्रैल की रात इजराइल का आसमान आग के लपटों से झुलसता रहा। ईरान की मिसाइलें इजरायली वायु सीमा में प्रवेश कर रही थीं और दूसरी तरफ से इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें उन्हें इंटरसेप्ट कर रही थीं। इजरायल ने इसे अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि ईरान के 99% हमले नाकाम कर दिए गए, लेकिन इजरायल के पड़ोसी देशों की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। रिपोर्ट है कि ईरान की मिसाइलों ने टारगेट हिट किए हैं। इजरायल के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों के सही नुकसान को छिपा रही है।
ईरान ने ऑपरेशन को कामयाब कहा है, क्योंकि ईरान की 8-9% मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी सही मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे वीडियो आए हैं जो इस बात का सबूत है कि ईरानी मिसाइलें रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे हैं। ये मिसाइल धमाका इसी बात का सबूत है। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं और अब इनकी तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है जिससे इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो गया है। इस गिरती हुई मिसाइल को गौर से देखिए। ये आखिरी 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार मैन्यूवरिंग करती है। देखिए मिसाइल ने कैसे डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए अपनी उड़ान का रास्ता 2 सेकंड से भी कम समय में 2 बार बदला। मिसाइल की इस चाल को मैन्यूवरिंग कहा जाता है। वो टारगेट पर पहुंचने के लिए बार बार रास्ता बदलती है। वीडियो ईरान के खैबर शिकन मिसाइल हमले का है। यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। खास बात यह है कि ईरान ने ड्रोन के बाद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए और उसके ये हमले कामयाब रहे हैं। लाल सागर में अमेरिका के एजीस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। उसके साथ नेटो के SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम भी थे। ईरानी मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल की वायु सीमा की तरफ बढ़ गईं। इसके बाद इजराइल ने भी 3 लेयर की डिफेंस सिस्टम सुरक्षा तैनात की थी, जिसमें पहली लेयर में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की थी, दूसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम लगा था, जबकि तीसरी लेयर में एरो 1, एरो 3 डिफेंस सिस्टम थे। लेकिन 3 लेयर की सुरक्षा घेरे को भी चकमा देकर ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायली बेस पर गिरी। ये उन्हीं मिसाइल हमलों के निशान हैं, यानी नेटो और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और उड़ान का रास्ता बदलकर मिसाइलों ने सटीक हमले किए। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने सिर्फ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ही हमले नहीं किए, बल्कि ईरान ने अपने सबसे एडवांस्ड मिसाइल भी प्रयोग की है। ईरान ने फतेह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए हैं। फतेह-2 को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इसे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। ईरान ने मिसाइल हमलों से यह साबित कर दिया है कि वो इजराइल पर मनचाही जगह हमला कर सकता है और उसके डिफेंस सिस्टम इतने ताकतवर नहीं है जितनी एडवांस्ड ईरान की मिसाइलों की तकनीक है। ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।